पिल भट्टी के भीतर 9-6 अंगूठी 9 क्रांति दांव हृदय गोलियां थीं। जब मुकेश ने यह देखा तो उसे व्यावहारिक रूप से अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। राघव ने गोलियों की कुल 2 भट्टियां परिष्कृत की। मो परिवार के पास इस विरासत के लिए केवल 10 स्थान थे और इसलिए उसकी 18 नौक्रांति दांव हृदय गोलियां पर्याप्त थीं। शोधन के बाद दोनों ने ध्यान करना शुरू कर दिया, जिससे वे अपने चरम अवस्था तक पहुंच गए। 3 दिन बाद कोई व्यक्ति उन दोनों को यह बताने आया कि वे विरासत की भूमि पर जाना शुरू करें। राघव को यह उम्मीद नहीं थी कि मो परिवार की विरासत वाली जमीन रत्विक के ठीक नीचे थी। वे भूमिगत घुमावदार चैनल से होकर गुजरे। वे और गहरे चले गए। राघव को हवा में एक प्राचीन आभा महसूस हो रही थी। कुल 10 युवा शिष्य थे, जबकि उनका नेतृत्व श्रेयस कर रहे थे। यह देखा जा सकता था कि यह विरासत कितनी महत्वपूर्ण थी। राघव को आश्चर्य हुआ कि एक विशाल पत्थर के गेट के सामने पहुंचने से पहले उन्हें पूरे 6 घंटे की यात्रा करनी पड़ी। यह पत्थर का दरवाजा 300 मीटर ऊंचा था और इसमें प्राचीन रूण खुदे हुए थे। उसे यहां बहुत घुटन महसूस होती थी। पत्थर के गेट के ऊपर एक चमकता हुआ क्रिस्टल था। क्रिस्टल से एक सफेद रोशनी चमक रही थी। श्रेयस पत्थर के गेट के ऊपर चला गया और उस पर अपने शुद्धतम सार रक्त की एक बूंद टपका दी। उसके सार रक्त ने क्रिस्टल पर एक अजीब आरेख बनाया जो एक रूण के समान दिख रहा था। पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक भारी आभा फूट पड़ी और राघव ने महसूस किया कि समुद्र जैसा दबाव उस पर टूट पड़ा। ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ अचानक उसके ऊपर आ गया हो और यहां तक कि अंतरिक्ष भी जम गया हो। राघव और मुकेश के अलावा बाकी सभी ने खून की उल्टी की। उस भयानक दबाव के कारण वे सभी घायल हो गए। राघव ने जल्दी से अंदर देखा तो एक बड़ा हॉल था। यह 1 वर्ग मील का था और 300 मीटर ऊंचा भी था। उनके सामने की दीवार पर 10 विशाल मूर्तियां थीं जो पूरे हॉल जितनी ऊंची थीं। उनसे असीम दबाव निकल रहा था। अंदर जाओ, मैं गेट बंद कर दूंगा। अंदर का पुश्तैनी दबाव तुम्हारी साधना के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इस मौके को बर्बाद मत करो। उन्हें अंदर भेजने के बाद श्रेयस ने धीरे से पत्थर का गेट बंद कर दिया। जब पत्थर का गेट बंद हुआ तो हॉल के अंदर दबाव और भी बढ़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी जलाशय के तल पर हों, जिसमें वर्तमान में अधिक से अधिक पानी जमा हो रहा हो। मुकेश ने कहा, यह पैतृक रक्त रेखा का दबाव है। इसका विरोध न करें। अपनी रक्त रेखा की ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए दबाव उधार लें। इन सभी लोगों को प्रवेश करने से पहले इस बारे में बताया गया था और इसलिए वे सभी बैठ गए और दबाव को अपने ऊपर हावी होने दिया। राघव को पता था कि यह उनके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई उदारता थी। मो परिवार के पूर्वजों ने अपने वंशजों की मदद के लिए अपनी रक्त रेखा ऊर्जा को यहां छोड़ दिया था। आज ही राघव को समझ में आया कि मजबूत नींव होना किसे कहते हैं। मो परिवार कभी एक प्राचीन परिवार था। भले ही वे प्राचीन परिवार गठबंधन से हट गए थे, लेकिन उनकी नींव अभी भी मौजूद थी। बाकी सब तो छोड़िए, यहां मौजूद 10 मूर्तियां ही उनके वंशजों के लिए बहुत लाभकारी थीं। ये मूर्तियां बहुत प्राचीन थीं। ये पता नहीं चल पाया कि वे कितने सालों तक बची रहीं। इसके अलावा यह अज्ञात था कि उन पूर्वजों ने अपनी रक्त ऊर्जा को अब तक संरक्षित रखने के लिए कितना शक्तिशाली होना पड़ा होगा। ये सोचते हुए राघव को अचानक लगा कि वह बहुत छोटा हो गया है। स्पिरिट वर्ल्ड विशेषज्ञ जियूली गुप्त क्षेत्र में बर्बर जाति का कंकाल और उसके सामने ये मूर्तियां उसे ऐसा महसूस करा रही थीं कि उसके सामने अभी भी एक लंबा लंबा रास्ता है। उसका रास्ता इतना लंबा था कि वह गंतव्य को देख भी नहीं पा रहा था। मुकेश और अन्य लोगों की तुलना में उसके पास अभी करने के लिए कुछ भी नहीं था। वह मो परिवार का शिष्य नहीं था और इसलिए वह उनके वंश से जुड़ने में असमर्थ था। वास्तव में राघव को अपने वंश के बारे में भी कुछ नहीं पता था। एक बार जब उसका आत्मा रक्त ले लिया गया था तो उसकी रक्त रेखा ऊर्जा भी छीन ली गई थी। अभी उसके खून में कोई रक्त रेखा ऋण नहीं था, इसलिए उसके लिए अपनी रक्त रेखा ऊर्जा को सक्रिय करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि उसके पास असुरा सुथरा बॉडी आर्ट था। जब इसे सक्रिय किया जाता था तो वह किसी भी रक्त रेखा द्वारा दबाया नहीं जाता था, अन्यथा
रक्त के दबाव और स्वर्गीय दांव के दमन के तहत वह वास्तव में मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यह कहा जा सकता है कि असुरा सुतरा बॉडी आर्ट उसका सबसे मजबूत कौशल था। 2 घंटे से ज्यादा समय के बाद ही मुकेश ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके माथे पर एक नया रूण दिखाई दिया था, पत्थर के गेट के बाहर वाले रूण जैसा ही। जब वह रूण प्रकट हुआ तो मुकेश के शरीर से हल्की गड़गड़ाहट आने लगी और एक शक्तिशाली रक्त दबाव बढ़ने लगा। हालांकि मुकेश ने जल्दी ही इस पर काबू पा लिया। उसके माथे पर लगा रूण भी गायब हो गया। आपके ब्लड लाइन प्रेशर को सक्रिय करने के लिए बधाई। राघव मुस्कुराया। मुकेश मुस्कुराया। सच में यह सक्रिय नहीं है बल्कि सील खोलना है। मेरे मोह परिवार के सभी शिष्यों की रक्त रेखा ऊर्जा सील है। यह बस सील हटाना है। सील हटाना? हाँ, यह मुहर हमने खुद पर लगाई है। ऐसा करने के 2 कारण हैं। एक यह है कि हमारे मोह परिवार की रक्त रेखा अब शुद्ध नहीं है, इसलिए ऐसा करने से समय के साथ नष्ट होने वाली रक्त रेखा ऊर्जा की मात्रा को कम किया जा सकता है। इस तरह हम अपनी रक्त रेखा को गुणवत्ता में कमी के बिना अगली पीढ़ियों तक जारी रख सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि मेरा मोह परिवार चुपचाप रहने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन हमें देख रहे हैं। हम बस आगे बढ़ने के मौके का इंतजार कर रहे हैं। मुकेश ने कहा, भले ही हमने अपनी वंशावली को उजागर कर दिया है, फिर भी हम इसे छिपाए रखेंगे और हम इसे आसानी से प्रकट नहीं करेंगे। यह हमारे विरोधियों को गुमराह करने के लिए है। क्या ऐसा करने से आप जो चाहते हैं उसका उल्टा नहीं होगा? अगर आप अपने विरोधियों को खुद को शिकार समझने देंगे तो वे आपको एक ही घूंट में निगल जाएंगे। राघव ने अपना सिर हिलाया। हे, क्या तुम्हें लगता है कि वे उछलते कूदते जोकर हमारे मुकाबले में हैं? उनमें बहुत कमी है। चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते। ऐसा लगता है कि सबका काम हो गया है। चलो मूर्तियों को देखने चलते हैं। ठीक इसी तरह मुकेश सभी को पहली विशाल मूर्ति के पास ले आया। जब वह करीब पहुंचा तो राघव को एहसास हुआ कि ये पत्थर की मूर्तियां नहीं बल्कि लकड़ी की मूर्तियां थीं। यह लकड़ी लोहे से भी ज्यादा सख्त थी और पर अनगिनत रेखाएं बनी हुई थीं। वे प्राकृतिक रेखाएं एक अद्भुत संरचना की तरह लग रही थीं, जो मूर्ति में किसी तरह की रहस्यमयी ऊर्जा भेज रही थीं। यह विरासत की मूर्ति है। पिताजी के अनुसार हमारे पास पहले बहुत सी मूर्तियां थीं, लेकिन अब हमारे पास केवल ये 10 मूर्तियां हैं। इन लकड़ी की मूर्तियों में से प्रत्येक में हमारे परिवार के एक सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ का स्वर्गीय दांव बीज है। उन्होंने अपने वंशजों के लिए अपने स्वयं के दांव बीज सील कर दिए। उनमें से हर एक कभी एक अद्भुत व्यक्ति था। वे दुनिया को हिला देने वाले दिव्य प्राणी थे। लेकिन इतनी पीढ़ियों के बाद हम, उनके वंशज, उन खजानों को प्राप्त करने में भी असमर्थ रहे हैं जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए थे। बस इसके बारे में सोचना ही निराशाजनक है। मुकेश अफसोस से आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। मोह परिवार के शिष्य भी शर्मिंदा थे। वे अपने पूर्वजों द्वारा उनके लिए छोड़े गए खजाने को भी नहीं ले जा सके। यह वास्तव में एक व्यक्ति को अपना चेहरा दिखाने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए पर्याप्त था। जूनियर गेट मास्टर, आप निश्चित रूप से सफल होंगे, उनमें से एक ने कहा। वे सभी मुकेश पर आश्वस्त थे। आप लोगों को भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। इस तरह की चीजें सिर्फ प्रतिभा और ताकत पर निर्भर नहीं करती हैं, बल्कि इसके लिए एक निश्चित नियति की भी जरूरत होती है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, मुकेश ने कहा। सभी ने जल्दी जल्दी अपने लिए एक मूर्ति चुनी। वे सभी बहुत घबराए हुए थे, साथ ही उत्साहित और बेचैन भी थे। बज, एक शिष्य ने अपना हाथ मूर्ति के पैर पर रखा। मूर्ति में रोशनी आ गई और उसमें से एक शक्तिशाली शक्ति निकली। शिष्य को तुरंत खून की उल्टी हुई और वह वापस उड़ गया। उसके बाद मूर्ति सामान्य हो गई। प्रकाश फीका पड़ गया। मुकेश आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। असफलता का मतलब था कि यह मूर्ति अगले दशक तक फिर से सक्रिय नहीं हो सकती थी। मूर्ति एक सील बंद अवस्था में चली जाएगी, जिससे उसके स्वर्गीय दांव बीज को छुआ नहीं जा सकेगा। वह शिष्य लज्जित होकर रेंगता हुआ आया। जूनियर गेट मास्टर, मैं निराश मत होइए। आपने पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर लिया है। सभी को आपको इसे जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने कहा,
यह केवल ताकत पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि भाग्य पर भी निर्भर करता है। आप बस कोशिश कर सकते हैं, मुकेश ने कहा। एक के बाद एक लगातार धमाके हुए और उन शिष्यों को एक शक्तिशाली बल द्वारा पीछे धकेल दिया गया। मुकेश की अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत हो गई। श्रेयस ने उन्हें बताया था कि यह समूह पिछली सदी में सबसे मजबूत और सबसे अच्छी प्रतिभा वाला समूह था। हालांकि परिणाम निर्दयी थे। एक अन्य शिष्य को खून की उल्टी हुई और वह बेहोश हो गया। क्योंकि वह हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने पूरी ताकत लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे गंभीर चोटें आईं। अब राघव और मुकेश के अलावा बाकी 8 लोग असफल हो चुके थे। वे दोनों ही उनकी आखिरी उम्मीद थे, लेकिन राघव मो परिवार का सदस्य नहीं था। मुकेश ने तुरंत खुद पर बहुत दबाव महसूस किया। जब आप मूर्ति को छुएंगे तो उसके अंदर मौजूद स्वर्गीय दांव बीज एक खुले बांध की तरह आपके शरीर में भर जाएगा। वह भयानक प्रभाव कुछ ऐसा था जिसे दूसरे लोग सहन नहीं कर पाए, इसलिए वे असफल हो गए। लेकिन अपनी ताकत के साथ आपको इसे संभालने में सक्षम होना चाहिए, राघव ने कहा। क्या आप ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं? मुकेश ने पूछा। उनमें से कई को किसी बल द्वारा पीछे धकेल दिया गया था, लेकिन वे यह भी नहीं बता पाए कि वह बल किससे था। हालांकि राघव इसे थोड़ा बहुत महसूस करने में सक्षम था। क्या यह सिर्फ सांस की बर्बादी नहीं है? इन चीजों में स्वर्गीय दांस की इच्छा निहित है। मैं उन्हें कैसे महसूस नहीं कर सकता? ये वो चीजें हैं जिनसे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। चलो आराम करो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे बुरी बात तो यह होगी कि तुम बस थोड़ा सा लार थूक दोगे, राघव ने मजाक में कहा। मजाक मत करो, उन मूर्तियों में मेरे पूर्वजों की ऊर्जा है। मैं उन पर कैसे थूक सकता हूं? लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोशिश तो करनी ही है। मुकेश ने अपने दांत भींच लिए। गहरी सांस लेते हुए उसने अपना हाथ मूर्ति के पैर पर रख दिया। सभी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मुकेश ने तुरंत ही मुंह में खून की उल्टी कर दी। जूनियर गेट मास्टर! ऋत्विक के सभी शिष्य सदमे में चिल्ला उठे। साथ ही उनके दिल ठंडे पड़ गए। अगर मुकेश भी असफल हो गया तो वास्तव में कोई उम्मीद नहीं थी। चिंता मत करो, वह सफल हो गया, राघव ने कहा। हालांकि मुकेश ने मुंह भर खून उगल दिया था, फिर भी उसका हाथ मूर्ति पर दबा हुआ था। राघव को महसूस हो रहा था कि एक अजीब सी ऊर्जा उसके शरीर में पागलपन की हद तक भर रही है। यह विरासत की पहली लहर थी जिसे प्राप्त करना सबसे कठिन था। लेकिन अगर आप इसे सहन कर सकते हैं तो इसके बाद सब कुछ बहुत आसान होगा। अब ऋत्विक के शिष्यों में उल्लास भर गया। मुकेश को झटका नहीं लगा था। इसका मतलब था कि उसने मूर्ति की परीक्षा पास कर ली थी और अब वह विरासत प्राप्त कर सकता था। आप लोगों को उसकी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन उसे परेशान न करें, क्योंकि इस प्रक्रिया में कुछ समय लगता है, राघव ने कहा। हाँ, वे जल्दी से उसके चारों ओर फैल गए और कोई और शोर मचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्हें चिंता थी कि कहीं उनकी सांसों की आवाज भी मुकेश पर असर न डाल दे। यह देखकर कि मुकेश अभी भी पूरी तरह से स्थिर था, राघव आखिरी मूर्ति की ओर मुड़ा। वह अंदर से थोड़ा असहाय महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने फिर भी मूर्ति पर अपना हाथ रखने का फैसला किया। धमाका! उसके अंदर एक भयंकर ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसके कपड़े और बाल उड़ गए और उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। इससे दूसरों के जबड़े खुले रह गए। राघव ने इस तरह से प्रभाव का विरोध किया। यह थोड़ा ज्यादा भयानक था, है ना? वह प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली था। इसके लिए शारीरिक शरीर की असाधारण रूप से कठोर आवश्यकताएं थीं। लेकिन ऋत्विक की मुख्य तकनीक बचाव पर नहीं, बल्कि आक्रमण पर केंद्रित थी। इसलिए उनका कमजोर पक्ष उनका शारीरिक शरीर था। इन मूर्तियों का परीक्षण मो परिवार के शिष्यों की कमजोरी को परखने के लिए किया गया था। अगर वे उस प्रभाव को सहन करने में सक्षम थे, तो इसका मतलब था कि वे प्रतिभाशाली लोगों में सबसे प्रतिभाशाली थे। लेकिन अगर वे इसे सहन करने में असमर्थ थे, तो केवल इतना ही कहा जा सकता था कि वे पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं थे और उन्हें अपने पूर्वजों के पसीने और खून को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। राघव को लगा कि उसके शरीर में अपार ऊर्जा भर गई है।
यह ऊर्जा का अथाह सागर जैसा था। वह आशंकित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। मो परिवार के इस पूर्वज ने अपने स्वर्गीय दांव बीज को यहीं छोड़ दिया था। स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा इसमें समाहित थी। यहां तक कि राघव को भी नहीं पता था कि क्या होगा। लेकिन अब जब चीजें इस बिंदु पर पहुंच गई हैं, तो वह केवल चीजों को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा सकता है। यदि वह इस स्वर्गीय दांव बीज को परिष्कृत कर सकता है, तो वह भी एक दिव्य बन जाएगा। फिर उसे स्वर्ग द्वारा निष्कासित नहीं किया जाएगा। यह उसके लिए बेहद फायदेमंद होगा। धमाका! एक अगरबत्ती जलाने के कुछ समय बाद मूर्ति के भीतर की सारी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हो गई और धीरे धीरे उसके अंदर संघनित हो गई। ऊर्जा लगातार संकुचित हो रही थी, जैसे कोई सागर खुद को संकुचित करके तालाब बनाने की कोशिश कर रहा हो। जैसे जैसे वह ऊर्जा संकुचित होती गई, अनगिनत ऋण प्रकट होने लगे। लेकिन उन ऋणों के प्रकट होने के बाद भी ऊर्जा लगातार संकुचित होती रही। अंत में यह असंख्य छोटे छोटे ऋणों से बने बीज में संघनित हो गई। जिस क्षण वह बीज संघनित हुआ, असीम दबाव फूट पड़ा और उसने राघव के शरीर पर हमला करना शुरू कर दिया। राघव के शरीर ने भी इस बीज को बाहर निकालना शुरू कर दिया। समृद्धि और अलियौत सितारे स्वचालित रूप से इसके खिलाफ लड़ने के लिए घूमने लगे। अरे, मुझे तो पता था कि यह आसानी से नहीं होगा। एक बार जब वह बीज संघनित हो गया, तो राघव ने देखा कि उसने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। यह लगभग एक दुल्हन की तरह महसूस हुआ, जिसने अपने दूल्हे को बदसूरत देखकर अपना घूंघट हटा दिया और तुरंत दुश्मनी कर ली। इसने उसके शरीर में तबाही मचाना शुरू कर दिया। चूंकि आ ही गए हो, तो जाने के बारे में मत सोचो। राघव ने अपने दांत भींचे और इस बीज को परिष्कृत करने के प्रयास में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित किया। वह इसे उसी तरह परिष्कृत करने का इरादा रखता था जिस तरह उसने उस समय थंडर फोर्स को परिष्कृत किया था। लेकिन उसने पाया कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह उसकी इच्छा को मिटाने में असमर्थ था। वह अभी भी पागलपन की हद तक विद्रोह कर रहा था। बज ठीक इसी क्षण आदिम अराजकता का मन का कांप उठा और बीज तुरंत शांत हो गया। राघव बहुत खुश हुआ और अभी इसे परिष्कृत करने का प्रयास ही कर रहा था कि तभी बीज आदिम अराजकता अंतरिक्ष की काली मिट्टी की ओर तैरने लगा। भाड़ में जाओ, ऐसा मत करो, स्वर्गीय दांव बीज को मत खाओ। राघव ने जल्दी से उसे वापस खींच लिया। काली मिट्टी के लिए इस बीज को खाना बहुत बेकार होगा। लेकिन जैसे ही उसने बीज को आदिम अराजकता के स्थान से बाहर निकाला, उसने एक बार फिर पागलपन की हद तक विद्रोह करना शुरू कर दिया तथा उसे परिष्कृत करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। राघव की ताकत के साथ इस बीज को परिष्कृत करना असंभव था। अभी उसके पास केवल दो विकल्प थे। एक तो यह कि आदिम अराजकता वाले स्थान को इसे निगलने दिया जाए, जिससे यह स्थान भारी मात्रा में जीवन ऊर्जा से भर जाएगा। लेकिन यह बहुत ज्यादा बेकार था। राघव ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। वह जल्दी से मुकेश की ओर देखने के लिए मुड़ा। अब उसके शरीर के चारों ओर ऋण घूम रहे थे। उसे पहले ही अपने बीज की स्वीकृति मिल चुकी थी। बिना सोचे समझे राघव ने अपनी हथेली मुकेश की पीठ पर रख दी। हाँ, मैं मुकेश आखिरकार एक महान दिव्य बनने में कामयाब हो गया हूं। उफ! मुकेश ने अभी अपनी आंखें खोली ही थीं। उसके चेहरे पर अत्यधिक खुशी थी जब एक शक्तिशाली विनायक उसके शरीर में प्रवाहित हुई और उसने तुरंत मुंह भर खून उगल दिया। राघव, तुम क्या कर रहे हो? मो परिवार के सभी शिष्य इस बात से क्रोधित थे कि राघव वास्तव में मुकेश पर हमला करेगा और वे उस पर हमला करने ही वाले थे। सब लोग पीछे हट जाओ, मुकेश चिल्लाया। फिर उसने राघव की तरफ देखा। तुम समय बर्बाद मत करो और बस इसे परिष्कृत करो। राघव मुकेश के शरीर में बीज डाल रहा था। मुकेश तुरंत राघव का मतलब समझ गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। वह वास्तव में उसे अपना दांव बीज दे रहा था। वह मना करना चाहता था, लेकिन राघव ने उसे कोई मौका नहीं दिया। सबसे सरल विधि का उपयोग करते हुए उसने सीधे उसके शरीर में बीज डाल दिया। मुकेश ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि अब बहस करने का समय नहीं है। यह बीज कुछ ऐसा था जिसे उसके पूर्वज पीछे छोड़ गए थे और यह उसके खून से एक तरह की विशेष पहचान रखता था।
इससे पहले कि वह इसे परिष्कृत करता, यह उसके शरीर में विलीन होने लगा। यह देखकर राघव को ईर्ष्या की भावना हुई। यह निश्चित रूप से बदमाशी थी। लोगों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। उसके हाथों में वह दांव बीज समर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेगा, लेकिन मुकेश के शरीर में वह परिष्कृत होने से पूरी तरह खुश लग रहा था। अचानक अंतरिक्ष कांप उठा और मुकेश की आभा विस्फोटक रूप से बढ़ गई। अनगिनत ऋण हवा में भर गए, जिससे ऋणों का एक समुद्र बन गया। इसके अलावा ऋण के इस समुद्र में 2 भ्रामक आकृतियां थीं। वे मुकेश के शरीर के पीछे दिखाई दीं और असीम दबाव छोड़ रही थीं। मोह परिवार के सभी शिष्य फर्श पर गिर गए और घुटने टेक दिए। उन्हें रक्तवंश के दमन के साथ साथ अपनी आत्मा की गहराई से श्रद्धा का भी एहसास हुआ। उन्होंने आनंद से मुकेश की ओर देखा। मुकेश के माथे पर उसके पुश्तैनी निशान फिर से उभर आए थे, लेकिन अब वह निशान पहले जैसा लाल नहीं रहा था। उसके भीतर एक हल्की सुनहरी छाया उभर आई थी। ऋणों का समुद्र और भ्रामक आकृतियां फीकी पड़ गईं। वह भयानक दबाव भी समाप्त हो गया। तभी वे राहत की सांस ले सके। मुकेश ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसी क्षण उनमें एक अलग तरह की भव्यता प्रकट हुई। अपने शरीर के भीतर असीम ऊर्जा के साथ साथ स्वर्गीय दांस द्वारा उसे दिए जा रहे पक्षपात को महसूस करते हुए मुकेश इतना उत्साहित हो गया कि उसे रोने की इच्छा हुई। राघव, बकवास की कोई जरूरत नहीं है। मुख्य बात यह थी कि मैं उस दांव बीज को परिष्कृत नहीं कर सकता था, अन्यथा मैं भी उसे तुम्हें नहीं देता। चलो और अपने बूढ़े पिता को थोड़ी देर के लिए खुश रहने दो। राघव हंसा। ठीक है, मुकेश ने सिर हिलाया। उसे राघव पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने अपने दिल में इस एहसान को याद किया। विशाल पत्थर का दरवाजा खुला। राघव और अन्य लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि मोह परिवार के सभी उच्च अधिकारी बाहर खड़े थे। ये आमतौर पर लापरवाह विशेषज्ञ अब घबराहट से उन्हें घूर रहे थे। मुकेश, तुम वास्तव में सफल हो गए। शंकराचार्य का बूढ़ा चेहरा भावनाओं से भर गया था। वह मुकेश से स्वर्गीय दांस की इच्छा को महसूस कर सकता था। वह पागलों की तरह हंसा, जिससे सभी के कान के पर्दे हिल गए। हा हा हा, मेरे मोह परिवार को आखिरकार एक योग्य उत्तराधिकारी मिल गया। श्रेयस भी बेहद खुश थे। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया था कि मुकेश के सफल होने की 50% संभावना होगी, लेकिन कोई भी इस बात को लेकर निश्चित नहीं था। इसलिए वे सभी यहां बेचैनी से पत्थर के गेट के खुलने का इंतजार कर रहे थे, और मुकेश ने वाकई उन्हें निराश नहीं किया था। अच्छा काम मुकेश, हे। ओ, राघव असफल हो गया, कितना अफसोस है। लेकिन बच्चे, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। केवल अब श्रेयस को एहसास हुआ कि राघव के शरीर पर स्वर्गीय दांस की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए उसने जल्दी से उसे दिलासा दिया। पिताजी, राघव ने अपना स्वर्गीय दांव बीज मुझे दे दिया, लाल आंखों वाले मुकेश ने कहा। क्या? शंकराचार्य और बाकी सभी हैरान थे। तो राघव ने वास्तव में स्वर्गीय दांव बीज प्राप्त किया था, लेकिन इसे अपने लिए परिष्कृत नहीं किया था, बल्कि इसे मुकेश को दे दिया था। यह जानना जरूरी था कि राघव की हरकतें मुकेश को लाभ पहुंचाने के लिए अपने स्वयं के भविष्य की संभावनाओं को बर्बाद करने के बराबर थीं। राघव, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? शंकराचार्य ने राघव को भावनात्मक और असहाय दोनों तरह से देखा। हे, सच में यह कुछ भी बड़ा नहीं था। वह स्वर्गीय दांव बीज कुछ ऐसा था जिसे मैं परिष्कृत नहीं कर सकता था। इसे बर्बाद करने के बजाय मेरे लिए इसे मुकेश को देना बेहतर था। इस तरह मुकेश मजबूत हो सकता है और कुछ और पत्नियां और रखैलें पा सकता है, जिससे मोह परिवार अपनी शाखाएं फैला सकता है। क्या यह बेहतर नहीं होगा? राघव हंसा। मोह परिवार के सभी विशेषज्ञों ने राघव के प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस की। किसी और के लिए सेलेस्टियल बनने का मौका छोड़ना कुछ ऐसा था जो हर कोई नहीं कर सकता था। बूढ़े आदमी, बस रुको। एक बार जब मैं 2 स्वर्गीय दांव बीजों को परिष्कृत कर लूंगा तो मैं जल्दी से आपको चुनौती दे सकूंगा। हे। मुकेश अपने दादाजी पर भयावह रूप से हंसा। उसकी आवाज गर्व से भर गई। हा, बदमाश, तुम्हारे पास हिम्मत है। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने 2 को परिष्कृत किया है। रुको, क्या?
शंकराचार्य की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। यह सही है, दो, क्योंकि राघव ने मुझे जो बीज दिया था उसके अलावा मुझे अपना भी एक बीज मिला। हे बूढ़े आदमी, अब क्या तुम्हें दबाव महसूस हो रहा है? मुकेश ने उग्रता से अपनी भौहें उठाईं। जल्दी करो, मुझे दिखाने के लिए अपने स्वर्गीय दांव प्रकटीकरण को बाहर लाओ। शंकराचार्य ने तुरंत मुकेश को पकड़ लिया और उसे उत्सुकता से आग्रह किया। जब सभी ने मुकेश के स्वर्गीय दांव के रोने को देखा, जिसमें 2 भ्रामक आकृतियां थीं, तो मो परिवार के सभी विशेषज्ञ जमीन पर घुटने टेक गए। पूर्वजों का आशीर्वाद, हमारा मो परिवार आखिरकार उड़ान भर सकता है। शंकराचार्य खुद को रोक नहीं सका। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। दादाजी, आप? मुकेश ने शंकराचार्य को इस तरह पहली बार देखा था और वह लगभग चौंक कर उछल पड़ा। तुम्हारे दादाजी आज बहुत उत्साहित हैं। हमारा मो परिवार आखिरकार तुम्हारी वजह से आगे बढ़ेगा। अच्छा बच्चा, आओ एक उचित उत्सव मनाएं। मुकेश के दिव्य बन जाने से ऋत्विक के सभी लोग बहुत खुश हुए। जहां तक राघव की बात है, वह ऋत्विक का सबसे करीबी व्यक्ति बन गया। उन्होंने पूरे 3 दिन और रात जश्न मनाया। ऋत्विक के पुरुष और महिलाएं, युवा और बूढ़े वरिष्ठता की परवाह किए बिना खुशी से पागल हो गए। यह बेहद जीवंत था। लेकिन चौथे दिन राघव और मुकेश को विकराल भाड़े की इकाई से एक निमंत्रण मिला, जिसमें उन्हें अमर नशा मंडप में शराब पीने के लिए कहा गया। जैसे ही राघव और मुकेश की आंखें अमर नशा मंडप में जाने के विचार से चमक रही थीं, एक व्यक्ति जिसकी राघव ने उम्मीद नहीं की थी, उसके सामने प्रकट हुआ। वह व्यक्ति ज्वानतियान सुप्रमठ के मठ प्रमुख सरोजनी थे। उसे देखते ही मुकेश ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, वाह, कितनी खूबसूरत महिला है। राघव, तुमने ऐसी सुंदरता को कब आकर्षित किया? मुकेश, तुम कमीने! राघव ने मुकेश का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। यह कमीना निश्चित रूप से जानबूझकर ऐसा कर रहा था। पिछली बार सरोजनी ने पहले मठ में ही खुद को उसके सामने प्रकट कर दिया था। भले ही वह अलग कपड़ों में थी, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह उसे पहचान न सके। मेरे ऋत्विक के अंदर ऋत्विक के जूनियर मास्टर पर हमला करने की हिम्मत करने के लिए तुम वास्तव में बेशर्म हो राघव, बदमाश। बस रुको, एक बार जब मैं अपनी शक्ति का आदी हो जाऊंगा। हे। मुकेश धुएं के गुब्बार की तरह गायब हो गया। सरोजनी ने कुछ असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। आजकल के बच्चे वाकई कुछ भी करने की हिम्मत रखते हैं। जवान होना कितना अच्छा लगता होगा। बहन, तुम यहां क्यों आई हो? राघव ने पूछा। वह जानता था कि सरोजनी कितनी व्यस्त थी। यह देखते हुए कि वह देवयानी के साथ सत्ता संघर्ष के बीच में थी, वह किंग प्रांत तक कैसे भाग गई? क्या यह सब तुम्हारे कारण नहीं है? सरोजनी ने उसे घूर कर देखा। जब तुम्हारे लोग सुप्रमठ में पहुंचे, तभी मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैं तुरंत तुम्हारा पीछा करना चाहता था, लेकिन उस कुतिया देवयानी ने मुझे रोक दिया, यह कहते हुए कि वह पॉइंटर्स का आदान प्रदान करना चाहती थी। हालांकि मैंने बदले में उसे घायल कर दिया, लेकिन उसने मुझे काफी समय तक रोके रखा। बाद में मैंने आपके पद चिन्हों का अनुसरण किया और देसाई परिवार के एक विशेषज्ञ से मिला। मैंने सीधे आत्म खोज की और तब मुझे पता चला कि आप भागने में सफल रहे और मैंने खुद को सहज महसूस किया। आपकी चिंता के लिए बहुत धन्यवाद बहन। राघव यह जानकर भावुक हो गया कि सरोजनी उसकी इतनी परवाह करेगी। मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि आपका जीवन इतना साहसी होगा। शकेश ने वास्तव में आपका पीछा किया था, लेकिन आप फिर भी भागने में सफल रहे और आपको अभी भी मेरिडियन ओपनिंग तक पहुंचना बाकी था। आप वास्तव में अद्भुत हैं, सरोजनी ने प्रशंसा की। राघव ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्या किसी के द्वारा कुत्ते की तरह पीछा किया जाना इतना आश्चर्यजनक है? क्या तुम मुझे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हो? मूर्ख बच्चे, अस्थि निर्माण साधना आधार के साथ तुम एक मध्याह्न उद्घाटन आकाशीय से भागने में सफल रहे। यह पहले से ही अत्यंत प्रभावशाली है। तुम वास्तव में क्या करना चाहते थे? शकेश का वध करना, सरोजनी ने कहा। राघव को एहसास हुआ कि सरोजनी ने जिस व्यक्ति को पकड़ा था वह शायद कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे बाद में भेजा गया था, और इसलिए वे इस बात से अवगत नहीं थे कि शकेश की हालत कितनी दयनीय थी। अन्यथा यह अज्ञात था कि सरोजनी को कितना सदमा लगा होगा।
बहन, क्या मेरे भाई सुरक्षित हैं? राघव ने पूछा। वे सभी बहुत अच्छे हैं। मैंने उन्हें पहले ही सुपरमठ के भीतर एक गुप्त कमरे में स्थापित कर दिया है और वे साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। राघव, मैं वास्तव में आपको देखने में असमर्थ हो रहा हूं। आप वास्तव में 300 से अधिक लोगों को पूर्ण संयम से गुजरने की अनुमति देने में कामयाब रहे। सरोजनी ने राघव को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। जब ड्रैगनब्लड लीजन उसके सामने आया था तो वह पूरी तरह से चौंक गई थी। 300 मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञ जो पूरी तरह से टेम्परिंग से गुजर चुके थे। आखिर इसकी कीमत कितनी थी? महामठ की शक्ति के बावजूद कई पूर्ण संयमी शिष्यों को तैयार करने में उनकी हजारों वर्षों की बचत खर्च हो जाएगी। हे, यह सिर्फ थोड़ा सा पैसा था जो मुझे हुआयुन संप्रदाय के साथ सहयोग से मिला था। मेरे ये भाई मेरे जीवन और मृत्यु के साथी हैं, जो मेरे साथ नरक और उच्च जल से गुजरेंगे। जो मेरा है वह उनका है। कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। पहले मठ में वे मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए अपनी जान देने को भी तैयार थे। मैं उन्हें इस दुनिया की सबसे भयानक सेना में शामिल करना चाहता हूं, राघव ने कहा। सरोजनी ने राघव को देखा। वह बहुत प्रभावित हुई, साथ ही प्रशंसा से भर गई। राघव एक होशियार व्यक्ति था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति भी था जो रिश्तों और भावनाओं की बहुत परवाह करता था। जो लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे वे सभी उसे याद रहते थे। मूल रूप से मठ प्रतियोगिता अगले साल होनी चाहिए। जब शाकित्यान पहले मठ के संप्रदाय के नेता थे, तब भी ऐसे लोग थे जो मठ की रैंकिंग के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। लेकिन अब जब ड्रैगनब्लड लीजन ने खुद को प्रकट कर दिया है तो सभी मठ निराश हो गए हैं। उन्होंने सीधे इस पीढ़ी की मठ प्रतियोगिता को रद्द कर दिया। सरोजनी ने कड़वाहट से मुस्कुराया। राघव की उपस्थिति ने सुपरमठ के कई नियमों को अस्त व्यस्त कर दिया था। भले ही पहले मठ में राघव मौजूद न हो, ड्रैगनब्लड लीजन का कोई भी यादृच्छिक सदस्य 108 मठों के भीतर सभी प्रतिभाओं को हरा सकता था। प्रतियोगिता पूरी तरह से अनावश्यक थी। राघव, मैं तुम्हें वापस लाने के लिए यहां आया हूं। अकेले बाहर रहना बहुत खतरनाक है। तुम इस समय देसाई परिवार के निशाने पर हो। इसके अलावा मो परिवार की स्थिति भी अस्थिर है। यहां रहने के बजाय तुम्हारे लिए मेरे साथ लौटना और सुपरमॉनेस्ट्री में रहना ज्यादा सुरक्षित है। मेरे मौजूद होने से कोई भी तुम्हें धमका नहीं पाएगा, सरोजनी ने कहा। बहन, मैं अभी वापस नहीं लौटना चाहता। मेरे लिए अभी भी बहुत से काम हैं। इसके अलावा मो परिवार की वर्तमान स्थिति कम से कम थोड़ी बहुत मुझसे संबंधित है। मैं सिर्फ किनारे पर बैठकर नहीं देख सकता। चिंता मत करो, मैं अब बच्चा नहीं रहा। मेरे पास खुद की रक्षा करने की ताकत है। जब तक आप ड्रैगनब्लड लीजन की रक्षा करने में मेरी मदद कर सकती हैं और किसी को भी उन पर नजर रखने नहीं देती, तब तक सब ठीक है, राघव ने कहा। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आपसे छिपाया जा सके। हाँ, उस कुतिया देवयानी ने ड्रैगनब्लड लीजन के मामले की रिपोर्ट जुआनेटियन दाओ संप्रदाय को दी थी। उसका लक्ष्य उन्हें प्रशिक्षण के लिए दूर ले जाना था। हालांकि अपने परिवार के समर्थन पर भरोसा करके मैं इस मामले को रोकने में कामयाब रहा। वह कुतिया वास्तव में चाहती थी कि ड्रैगनब्लड लीजन युद्ध के मैदान में खुद को संयमित करे। उसके इरादे बेहद खतरनाक हैं, सरोजनी ने घृणा से कहा। कौन सा युद्ध क्षेत्र? राघव चौंका। क्या ऐसा हो सकता है कि जुआंटियन दाओ संप्रदाय के नाम से जाने जाने वाले विशाल अस्तित्व के भी दुश्मन थे जिनसे वह अक्सर लड़ता था? आपको पूछने की जरूरत नहीं है। एक बार जब आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से इसके बारे में जान जाएंगे। अब इसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। चूंकि आप यहां रहना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। मेरे आने का मुख्य कारण सिर्फ यह था कि मैं चिंतित था, लेकिन आपको सुरक्षित और स्वस्थ देखकर मुझे राहत मिली है, सरोजनी ने कहा। बहन, क्या आपको नहीं लगता कि मठ पर भ्रष्ट मार्ग का गुप्त हमला थोड़ा संदिग्ध था? आप इसे कैसे देखते हैं? राघव ने पूछा। यह वास्तव में थोड़ा संदिग्ध है। पहले तो मुझे संदेह था कि यह देवयानी की योजना थी, लेकिन ऐसा नहीं लगता। अगर उसने ऐसा किया तो उसे इतना कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसका पर्दाफाश हो गया
तो यह उसके लिए बहुत बड़ी आपदा होगी। इसके अलावा इस मामले से सबसे अधिक लाभ देसाई परिवार को हुआ, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल आप हैं। हालांकि प्राचीन परिवार धार्मिक मार्ग के साथ एक ही तरफ खड़े हैं। उन्हें भ्रष्ट मार्ग के साथ मिली भगत करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। अगर वे उजागर हो गए तो देसाई परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो यह मामला वाकई बहुत अजीब है। इसमें इतने सारे संयोग हैं कि यह स्वाभाविक नहीं हो सकता। मैं निश्चित रूप से इसकी आगे जांच करूंगा, सरोजनी ने वादा किया। राघव ने सिर हिलाया। उसने इस मामले को कुछ समय के लिए टाल दिया। कुछ और शब्द कहने के बाद सरोजनी चला गया। उसे अभी भी शंकराचार्य को अपना सम्मान देना था, अन्यथा यह बहुत असभ्य होगा। राघव ने इसके बारे में सोचा और मुकेश को खोजने का फैसला किया। अंत में वह उसे नहीं ढूंढ सका और इसलिए उसने मो परिवार के एक शिष्य से किंगजोउ शहर का नक्शा मांगा। नक्शे का अनुसरण करते हुए उन्हें किंगजोउ शहर का हुआयुन नीलामी घर मिला। जब वह वहां पहुंचे और अपने सामने इमारत देखी तो वे आश्चर्य से रुक गए। भव्य और आलीशान शैली बेहद चौंकाने वाली थी। यह एक बेलनाकार इमारत थी जिसका व्यास कई मील था। प्रवेश द्वार में जादुई जानवरों के कोर जड़े हुए थे। वे विशेष कोर लगातार अलग अलग रंगों से चमकते थे, जिससे राहगीर चकाचौंध हो जाते थे। फीनिक्स क्राई एम्पायर में हुआयुन मंडप उस समय राघव को अविश्वसनीय रूप से भव्य लगा था, लेकिन अब इस नीलामी घर की तुलना में यह बिल्कुल भी कुछ नहीं था। नमस्कार सर। राघव अभी प्रवेश द्वार पर पहुंचा ही था कि दो सुंदर युवतियों ने विनम्रतापूर्वक उसकी ओर झुककर प्रणाम किया। क्या सर को कुछ चाहिए? एक युवती ने पूछा। राघव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जगह के प्रभारी व्यक्ति से मिलना चाहता हूं। मुझे उनसे कुछ काम पर चर्चा करनी है। दोनों युवतियां आश्चर्यचकित थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह युवा तुरंत उनके बॉस से मिलने के लिए कहेगा। इस पैमाने के नीलामी घर का प्रभार जिन लोगों को सौंपा जा सकता था, वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्हें कोई देख नहीं सकता था। क्या मैं सर का नाम पूछ सकता हूं ताकि मैं अपने वरिष्ठ को इसकी सूचना दे सकूं? मुझे नहीं पता कि बॉस मौजूद हैं या नहीं, उनमें से एक ने पूछा। उसके शब्द बहुत सोच समझ कर कहे जाते थे। वह पहले उसे अपना नाम बताने को कहती थी। एक बार जब वह रिपोर्ट कर देती थी, अगर बॉस उससे मिलना नहीं चाहता था तो वह बस इतना कहती थी कि बॉस मौजूद नहीं है। राघव हंसा। बस उन्हें बता दो कि राघव आ गया है। अगर वे मुझे नहीं जानते तो कह दो कि मैं वेद शर्मा का दोस्त हूं। दोनों युवतियों ने राघव के नाम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन जब उसने वेद शर्मा का नाम बताया तो उन दोनों के हाव भाव आखिरकार बदल गए। वे जल्दी से राघव को एक बड़े हॉल में ले गईं और उसके बैठने के लिए जगह ढूंढी। उनमें से एक ने उसके लिए चाय बनाई, जबकि दूसरी उसके आने की सूचना देने के लिए भाग गई। चाय बनाने वाली ने चुपके से जिज्ञासा से राघव का मूल्यांकन किया, लेकिन वह भी सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। राघव ने अपना चाय का प्याला उठाया और हल्के से चुस्कियां लीं। यह आश्चर्यजनक रूप से बहुत महंगी चाय थी। इसका सिर्फ एक कप पीने के लिए कई सोने के सिक्कों की जरूरत होगी। यह फेनिक्स क्राई साम्राज्य में एक आम परिवार के 1 साल के खर्च के बराबर होगा। ऐसा लगता है कि वेद शर्मा आपके हुआयुन संप्रदाय में काफी प्रसिद्ध है। राघव ऊब गया था, इसलिए उसने युवती से बात की। किसी अज्ञात कारण से उस युवती ने अपना पूर्व स्वाभाविक और परिष्कृत व्यवहार खो दिया। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। ईशान ने उन तीनों के बैठने के लिए एक निजी कमरा चुना। राघव ने सीधे मुद्दे पर बात की। मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे 2 चीजों के लिए आपकी मदद चाहिए। एक यह कि मुझे कुछ औषधीय सामग्री चाहिए जो मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए जुटाएं। यह बहुत जरूरी है, और चाहे आपके पास यह हो या किसी और के पास, जब तक इसकी कीमत हो, मुझे इसे खरीदने में मदद करें। दूसरी बात यह है कि मुझे कुछ चीजों के बारे में बात करने के लिए वेद शर्मा से मिलना है। ये दोनों मामले महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं इन्हें आप दोनों को सौंपता हूं। फिर उसने उन्हें एक शीट थमा दी। अभी के लिए मैं रत्विक पर ही रहूंगा और मैं थोड़े समय में वहां से नहीं जाऊंगा। अगर आपके पास कोई खबर है तो मैं आपसे तुरंत मुझे सूचित करने के लिए कहूंगा।
ये दोनों चीजें राघव के लिए बेहद महत्वपूर्ण थीं, खासकर वे औषधीय तत्व। ये वो चीजें थीं जिनकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि ये लाइफ फेट स्टार के लिए जरूरी चीजें थीं। इस मामले को संभालने के बाद राघव ने याओ परिवार के इस भाई बहन को अलविदा कहा। यह देखकर कि दोपहर हो चुकी थी, राघव जल्दी से रत्विक पर लौट आया। जैसा कि अपेक्षित था, मुकेश पहले से ही अधीर होने लगा था। बेटा, तुम कहां भाग गए? क्या तुम्हें नहीं पता कि हमें कुछ जरूरी काम करना है? राघव ने उसे घृणा से घूरते हुए कहा। क्या वेश्यालय में टहलना वाकई कोई महत्वपूर्ण बात है? अरे, तुम अमर नशा मंडप में ऐसी बात बिल्कुल नहीं कह सकते। वे तुम्हें निश्चित रूप से बाहर फेंक देंगे और मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। वास्तव में शायद मुझे भी तुम्हारे साथ बाहर फेंक दिया जाएगा। मुकेश ने जल्दी से चिल्लाया। यह कैसी स्थिति है? वे तुम्हें बाहर भी फेंक देंगे? राघव चौंका। वह अमर नशा मंडप कोई वेश्यालय नहीं है। यह संगीत सुनने और अपने मन को शांत करने की जगह है। इसके अलावा अमर नशा मंडप की पृष्ठभूमि बहुत भयावह है। मुझे भी इसके बारे में ठीक से पता नहीं है। वैसे भी मेरे बूढ़े पिता ने मुझे सख्त चेतावनी दी थी कि अमर नशा मंडप में कोई परेशानी ना हो, मुकेश ने कहा। संगीत सुनना? कार्यक्रम में कोई और कार्यक्रम नहीं है तो क्या यह थोड़ा उबाऊ नहीं है? राघव ने पूछा। हे, अमर नशा मंडप संगीत सुनने की जगह है, लेकिन अमर नशा भवन नहीं है। वहां बहुत सारी सुंदर लड़कियां हैं जो तुम्हारा साथ देंगी। मुकेश के चेहरे पर एक मनहूस भाव दिखाई दिया। उसका मतलब स्पष्ट था, अब तुमने मुझे भ्रमित कर दिया है। क्या अमर नशा मंडप और अमर नशा भवन एक ही स्थान नहीं है? इमारत का मतलब पूरी इमारत से है, लेकिन मंडप इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल है। दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। अमर नशा मंडप में ऐसे महान संगीतकार हैं जिनके संगीत कौशल अविश्वसनीय रूप से गहन है। यह सिर्फ संगीत नहीं है, यह संगीत दांव के दायरे तक पहुंच गया है। अय्या, ठीक है, अगर मैं ऐसी बातें कहूं तो भी आप समझ नहीं पाएंगे। आइए अमर नशा भवन के बारे में और बात करें। वहां आप जितना चाहें खा पी सकते हैं और ऐसी जगहें भी होंगी जहां आप कुछ लड़कियों को अपने साथ ले जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए थोड़ा ज्यादा खर्च करना होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई लड़की आपके साथ जाए तो यह कुछ पैसे देने जितना आसान नहीं है। उन्हें आपके बारे में अनुकूल राय होनी चाहिए, अन्यथा वे आपके साथ खाने के दौरान दांव पर चर्चा करने के लिए नहीं आएंगी। अमर नशा भवन के बारे में बात करने से ही मुकेश का दिल जलने लगा। कितनी उत्सुकता है! आखिर मेहमान कौन सी पार्टी में है? राघव थोड़ा अवाक रह गया। लड़कियों ने ही तय किया था कि वे किसके साथ जाएंगी। हे, तुम समझ ही नहीं रहे हो। यह अमर नशा भवन ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी आसानी से प्रवेश कर सकता है। पहली आवश्यकता यह है कि आपको कम से कम अस्थि निर्माण क्षेत्र तक पहुंचना होगा। इसके अलावा आपके पास असाधारण प्रतिभा और उत्कृष्ट युद्ध क्षमताएं होनी चाहिए। यह सबसे अच्छा है अगर आपके पास किसी क्षेत्र में विशेष कौशल है। इस तरह से आपके पास उन सुंदरियों के साथ दांव पर चर्चा करते समय कहने के लिए कुछ होगा। यदि आपकी क्षमता बहुत कम है और आप में वाक्पटुता नहीं है तो भले ही आप वहां चले जाएं, आपको पूरे समय अकेले ही बैठना होगा, क्योंकि वे सभी आपकी उपेक्षा करेंगे। इसके बारे में सोचो, यदि आप एक समूह के साथ गए और उन सभी के साथ सुंदरियां थीं, लेकिन आप मूर्खतापूर्वक अकेले वहां बैठे थे, तो यह कितना मुश्किल होगा। तो जो कोई भी अमर नशा भवन में प्रवेश करता है, उसके पास कम से कम कुछ हैसियत तो होनी ही चाहिए, अन्यथा वे लोग हैं जो सिर्फ देखने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। वे लोग सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए पैसे खर्च करते हैं, मुकेश ने हंसते हुए कहा। राघव को अब एहसास हुआ कि विकराल भाड़े की टुकड़ी के उसके भाई शायद सिर्फ मौज मस्ती देखने जा रहे थे। बस इससे उनका रुतबा बढ़ेगा। आखिरकार भाड़े के सैनिकों को समाज का सबसे निचला स्तर माना जाता था। सच तो यह है कि वे सभी उच्च स्तर पर चढ़ना चाहते थे। जल्दी करो और कुछ ज्यादा सुंदर कपड़े पहन लो। मुकेश ने उसके लिए चुनने के लिए कपड़ों का ढेर लगा दिया। हर तरह के रंग और डिजाइन के कपड़े थे। वे सभी बेहतरीन किस्म की सामग्री से बने थे। मुकेश राघव से इस मामले में अलग था कि
कि वह अपने कपड़ों पर विशेष ध्यान देता था। उनकी बनावट एक जैसी थी, इसलिए अंत में राघव ने कुछ पारंपरिक काले वस्त्र चुने। सचमुच तुम रात में काला कपड़ा पहनने जा रहे हो? क्या तुम हत्या करने की सोच रहे हो? मुकेश ने राघव द्वारा चुने गए रंग को देखकर पूछा। मुझे काला रंग पसंद है, शायद इसलिए क्योंकि यह इतनी आसानी से गंदा नहीं होता, इसलिए यह ज्यादा आरामदायक है। राघव ने मुकेश की आलोचना को नजरअंदाज कर दिया और इसे पहन लिया। आप जानते हैं, आप वाकई काले रंग के कपड़े पहनने के लिए उपयुक्त हैं। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वेद हमारे हुआयुन संप्रदाय की कनिष्ठ पीढ़ी के आदर्श हैं। अपने वर्तमान पद पर पहुंचने से पहले उन्होंने अपनी यात्रा में कई चमत्कार किए हैं। इस साल कुछ ही महीनों में वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई वेद ने 1 दर्जन बाजार बिक्री रिकॉर्ड तोड़ दिए और हुआयुन संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध कनिष्ठ सदस्य बन गए। हम सभी उनकी पूजा करते हैं। उसकी आंखों में श्रद्धा की एक झलक दिखाई दी। राघव मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि वेद शर्मा सिर्फ मार्शल आर्ट में ही माहिर नहीं था, बल्कि एक बिजनेस में भी माहिर था। उसे अपनी जिंदगी का मैदान मिल गया था जहां वह प्रतिस्पर्धा कर सकता था। हुआयुन संप्रदाय जैसे क्षेत्र में वह अपनी सबसे बड़ी रोशनी के साथ चमक सकता था। बिजनेस दांव भी एक ग्रैंड दांव था जो कभी न खत्म होने वाला रास्ता था। हालांकि उन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़े वे बोन टेम्परिंग पिल के फॉर्मूले की वजह से होने चाहिए। बोन टेम्परिंग पिल्स की उपस्थिति ने हुआयुन संप्रदाय की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में कामयाबी हासिल की थी, और अगर वेद शर्मा को यह नहीं पता था कि इसका फायदा कैसे उठाया जाए तो वह वेद शर्मा नहीं होगा। छोटी बहन, आपकी उम्र कितनी है? राघव ने अचानक पूछा। युवती शर्मा गई, अपना सिर नीचे किया और फुसफुसाते हुए बोली, 15। राघव को यह सब हास्यास्पद लगा। वह उससे कुछ सवाल पूछने ही वाला था कि तभी एक चुलबुली आवाज सुनाई दी। राघव, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें इस तरह की महिलाओं के साथ खेलना पसंद है। हालांकि वह अभी भी बहुत छोटी है। तुम इस बहुत अधिक परिपक्व बड़ी बहन को उसकी जगह क्यों नहीं लेने देते? वह आवाज थोड़ी जानी पहचानी थी। राघव ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो एक महिला ने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो उसकी छाती पर विशाल पहाड़ों और गहरी घाटी को छिपाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। उस महिला ने राघव को अत्यंत मार्मिक इश्कबाजी भरी नजरों से देखा, साथ ही एक ऐसी मुस्कान भी दी जो वास्तव में मुस्कान नहीं थी। यह तुम हो? राघव का जबड़ा खुला रह गया। यह महिला वास्तव में फीनिक्स क्राई एम्पायर के हुआयुन मंडप की पूर्व मास्टर नीलामी करता आकर्षक सरोजिनी थी। 2 साल बाद भी उसके चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया था। हालांकि उसका शरीर और भी ज्यादा सुडौल हो गया था। इतने समय बाद उसे फिर से देखकर राघव को कुछ पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसे फीनिक्स क्राई एम्पायर में हुई नीलामी याद आ गई। राजेश और अन्य के साथ प्रतिस्पर्धा करने के दृश्य उसके दिमाग में उभर आए। आह, तो तुम वाकई मुझे याद करते हो। मैं वाकई भाग्यशाली हूं। उस समय सरोजिनी ने राघव को हुआयुन संप्रदाय में खींचने की कोशिश की थी। हालांकि उसने उसके प्रलोभनों को नजरअंदाज कर दिया था, जिससे उसे लगा कि उसने अपना सम्मान खो दिया है। अब 2 साल बीत जाने के बाद एक दूसरे को देखकर वह वाकई खुश थी। सरोजिनी बेमिसाल रूप से आकर्षक हैं। उम्र के साथ बूढ़े हो चुके किसी व्यक्ति के अलावा किसी के लिए भी अपने जीवन काल में आपकी शक्ल को भूल पाना असंभव होगा, राघव ने हंसते हुए कहा। उसकी बातों से सरोजिनी को भी हंसी आ गई। उस हंसी से 2 पहाड़ हिल गए और बहुत बड़ी लहरें पैदा हो गईं। ऐसी चीज को देखकर ही किसी को चक्कर आ जाए। वह सच में एक आकर्षक मोहिनी थी। उसके आकर्षण और मोह ने उसे किसी और व्यक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। सिमरन भी बेहद आकर्षक और मनमोहक थी। हालांकि उसकी सुंदरता उसकी हड्डियों के भीतर छिपी हुई थी, और सरोजिनी ने इसे सबके सामने जिस तरह से प्रदर्शित किया उससे बिल्कुल अलग थी। सिमरन की खूबसूरती किसी भी व्यक्ति को अंदर तक हिला सकती थी। भले ही कोई व्यक्ति जानता हो कि यह खतरनाक है, फिर भी वह उसका विरोध नहीं कर पाएगा। ऐसा लगता था कि उसकी एक नजर किसी व्यक्ति को उसके लिए खुद को मारने के लिए तैयार कर सकती थी। राघव, तुम वाकई एक आकर्षक व्यक्ति हो।
मैंने सुना है कि तुम इस समय बहुत ही अद्भुत हो, एक बड़ी हस्ती जिसका नाम 7 प्रांतों को हिला सकता है। सरोजिनी ने हंसते हुए कहा, मैं चाहे कितना भी बड़ा हो जाऊं, मैं बड़ी बहन जितना बड़ा नहीं हो सकता। तुम इस प्रांत के नीलामी घर की बड़ी बॉस हो। यह वाकई जश्न मनाने लायक है। जब उसने बड़ा कहा तो उसने चुपके से उसकी छाती पर नजर डाली, यह मानते हुए कि उसने जो कहा वह बिल्कुल सच था। हे राघव, ऐसा लगता है कि तुम भी थोड़े बड़े हो गए हो, सरोजिनी ने हंसते हुए कहा। उसकी चुपके से झांकने की क्षमता उससे छिप नहीं पाई। हालांकि राघव की चमड़ी बहुत मोटी थी और वह शरारती ढंग से हंसा। मैं वास्तव में यहां बॉस नहीं हूं। यहां मैं आपको परिचय कराती हूं, यह बॉस है, मेरा बड़ा भाई। सरोजिनी ने अपने बगल में खड़े 20 के दशक के अंत में एक आदमी की ओर इशारा किया। अब राघव सचमुच अवाक रह गया। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि इस बड़ी सुंदरता ने उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया था, या यह इसलिए था कि उसके भाई की कोई उपस्थिति ही नहीं थी? इतनी देर तक बात करने के बाद भी उसने यह नहीं देखा था कि सरोजिनी के बगल में कोई और भी था। नमस्ते राघव, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। मैं ईशान हूं, उस आदमी ने कहा। माफ करना, तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम? राघव को लगा कि उसने गलत सुना है। ईशान? आदमी ने दोहराया। अब जब राघव ने यह बात साफ साफ सुन ली थी तो उसे अपने भाई बहन के माता पिता के प्रति सम्मान से झुकने की इच्छा हुई। यह वाकई क्रूर था। उन्होंने बेटी का नाम गिव मी योर मनी रखा, जबकि बेटे का नाम और भी सीधा रखा, गिव मी योर लाइफ। ये भाई बहन व्यावहारिक रूप से शैतानी सितारों की जोड़ी थी जो लोगों के पैसे और जान दोनों ले लेते थे। हाँ, आपसे मिलना निश्चित रूप से सम्मान की बात है, राघव केवल झूठी हंसी ही कह सका। चलो चलें, यह बड़ा हॉल बातचीत के लिए उपयुक्त नहीं है।